गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा कि लिबरल्स मूवमेंट जो हुआ 1848 में, उस मूवमेंट ने जो है सर्फडम को समाप्त किया, बॉन्डेड लेबर को समाप्त किया। तो आप देखते हैं यह जो मूवमेंट का, यह जो रिवॉल्यूशन का, यह डेमोक्रेसी का, यह रिपब्लिक का, यह रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो आइडियाज़ है, ये आइडियाज़ अब जो है रीजनल ना हो करके अब यह फैलने लगा, वाइड स्प्रेड करना शुरू कर। यूरोप के बाहर, यूरोप के अंदर जो है फ्रांस से निकल करके यह और भी एम्पायर के अंदर और भी डायनेस्टी के अंदर ये आइडियाज़ फैलता चला गया, लोग जागरूक होते चले गए। और इसी क्रम में जर्मनी और इटली जो है वह एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है, वह यूनिफाइड होता है। बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ को रहते हुए भी वहाँ पे यूनिफिकेशन होता है। वहाँ से जो है मोनार्क सिस्टम को ख़त्म किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाया जाता है, जो है रिपब्लिक बनाया जाता है। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में यह स्थिति यह थी कि जर्मनी कई कॉन्फेडरेशन में बटा हुआ था। यह सेंटिमेंट्स जब जर्मनी के लोगों तक आता है, जर्मनी के अंदर जो मिडिल क्लास थे यह पहले भी जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जो है पार्लियामेंट्री की मांग कर चुके थे, तो वहां उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन पुनः जो है उन्होंने जो है फिर से प्रयास करना शुरू कर दिया। तो उनके प्रयासों को वहां की सेना के द्वारा, वहां के राजा के द्वारा दबा दिया गया। फिर भी ये जो विचार थे, ये विचार अब लोगों को भाने लग गए। वहां के जो लैंडलॉर्ड्स थे, जुंकर्स, उन्होंने भी जो है साथ दिया। और उसके बाद आप देखेंगे तो प्रशिया का एक चीफ मिनिस्टर है ऑटोमन बिस्मार्क। उन्होंने जर्मनी के यूनिफिकेशन में उनका अहम रोल है। उन्हें जर्मनी के नेशन का आर्किटेक्ट कहा जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जब वह प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे, तो चीफ मिनिस्टर रहते हुए वहां के जो ब्यूरोक्रेसी थी, वहां का जो प्रशासन था, वहां की जो मिलिट्री थी, वहां की जो सेना थी, उन सबको लेकर के यूनिफिकेशन के लिए आगे बढ़ा। इटली को यूनिफाइड करने के लिए लोगों का साथ मिला उन्हें, और इस तरह से वह ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से लगभग 7 साल में 3 युद्ध लड़े। और तीनों युद्ध के बाद, विजय के बाद, ऑस्ट्रिया को जीतते ही जो है जर्मनी यूनिफाइड हो जाता है। और जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद जो है वहां पे रिपब्लिक, यानी यूनिफिकेशन के साथ ही वहां पे रिपब्लिक को सेटअप किया जाता है। कैसर विलियम फर्स्ट को वहां का एम्पायर घोषित किया जाता है। और जितने भी पर्शियन चीफ मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स और भी जो भी लेजिस्लेटिव्स के जो भी मिनिस्टर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सबने जो है उनके सम्मान में जो है एक समारोह जो है पैलेस, वर्साई के पैलेस में समारोह करते हैं। और उस दिन से जो है जर्मनी जो है यूनिफाइड हो जाता है। जर्मनी जब एक नेशन स्टेट का फॉर्म लेता है तो पर्शियन कल्चर वहां डोमिनेटेड था। आप देखेंगे मैप, जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप समझ में आएगा कि पर्शिया के जो लोग थे वह जर्मन नेशन के अंदर डोमिनेटेड थे। लेकिन सभी लोग बेहतर स्थिति में थे। करेंसी को यूनिफाइड किया गया, जो है कॉमन लीगल सिस्टम डेवलप किया गया, जो है ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाने के लिए इंप्रूवमेंट किया गया। तो इस तरह से और कई जो है विकास के कार्य
किए गए जब जर्मनी एक नेशन स्टेट का रूप लेता है। तो आप देखेंगे इस जो हमने नोट्स दिया है उस नोट्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बातें हमने बोली है, जो भी बात हमने बोला है वो सारी बातें इसमें मेंशन है। और जब आपको आंसर लिखना होगा तो आपको मैं बता दूं कि इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, ये 3 क्वेश्चन ऐसे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर वर्ष जो है आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेट के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन एक सीधा सीधी जर्मनी का यूनिफिकेशन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन को जो है दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि जो है यह आपका जो है ये जो चांसलर है, सॉरी चीफ मिनिस्टर है प्रशिया के, ऑटोमन बिस्मार्क, ये ऑटोमन बिस्मार्क को आर्किटेक्ट, जर्मन नेशन का आर्किटेक्ट कहा जाता है कैसे। तो इस दोनों क्वेश्चन के आंसर में तो जब आपके बारे में आपको जो है बिस्मार्क के बारे में प्रश्न करता है तो बिस्मार्क के बारे में उनके बिस्मार्क के रोल को बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने जो है वहां की आर्मी को, वहां की ब्यूरोक्रेसी को जो है यूनाइट करके जो है उन्होंने ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क के साथ जो युद्ध लड़ा और विजय हासिल किया और वहीं से जो है जर्मनी का एकीकरण प्रारंभ होता है। तो इस तरह से आप देखते हैं और प्रारंभ के साथ साथ जर्मनी को एकीकृत किया जाता है। तो इन सारी बातों को आप लिखेंगे तो वह आपको जो है ये प्रश्न आपके संभल गए, आंसर बेहतर हो गए, एग्जामिनर को मार्क्स काटने का जो है उसे कोई जगह प्लेस नहीं मिलेगा। दूसरा, जर्मनी की यूनिफिकेशन की बात करेंगे तो जर्मनी की यूनिफिकेशन की जब बात करेंगे तो उसमें जो है जब यूनिफिकेशन की बात हो तो उसके अंदर क्या क्या डाइवर्सिटीज थी, उनके क्या डिमांड्स थे, उनके लिए कौन से कार्य कहां से प्रारंभ हुआ था। तो इन बातों की चर्चा करना अति महत्वपूर्ण है। तो जैसे हमने बताया था कि जर्मनी जो है 39 स्टेट्स कॉन्फेडरेशन में बटा हुआ था, अलग अलग कल्चर थे लोगों के। साथ ही जो है जब लिबरल मूवमेंट होता है 1848 का या फिर उससे पहले आप देखते हैं कि जो है जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो है मोनार्क से अपना रिक्वेस्ट दे रखा था, इसके लिए डिमांड कर रखा था और उन्हीं बातों को फिर से जो है यहां से उठाया जाता है और जर्मनी को अंतिम फैसला जर्मनी के यूनिफिकेशन को लेकर किया जाता है और इस तरह से इसकी शुरुआत की जाती है। और तब फिर जो है हम ऑटोमन बिस्मार्क की चर्चा करेंगे और इस तरह से जो है जर्मन को यूनिफाइड करके वहाँ के करेंसी के बारे में बता करके, वहाँ के जो है एलिगरी के बारे में बता करके जर्मनिया को एक्सेप्ट किया गया या जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर उन सारी बातों की चर्चा हम करके ख़त्म करेंगे। तब हमारा जो कंप्लीट जर्मन यूनिफिकेशन का आंसर होगा। तो आप देखेंगे कि पर्सिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, Ottoman Bismarck with the help of Prussian army and bureaucracy took on the leadership of the movement for national unification. 3 wars over 7 years ended in Prussian victory and completed the process of unification. जो हमने चर्चा सारी चीज कर दिया है। In January 1871, Kaiser William I of Prussia headed the new German Empire. The currency, banking, legal and judicial system in Germany were modernized. इन सारी चीज़ों को मॉडर्नाइज कर दिया गया, बेहतर कर दिया ताकि कॉमन पीपल को जो है जीने के लिए जो है फ्रीडम मिले, लिबर्टी मिले। और इस तरह से आप देखेंगे तो जर्मनी का यूनिफिकेशन आपको मैंने बेहतर तरीके से समझा दिया। जिस भी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं आप उसको फेस करने के लिए जो है कंफर्ट जोन में रहेंगे। तो चलिए अब हम इटली के यूनिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो जब हम इटली की यूनिफिकेशन की बात करेंगे या किसी भी नेशन, किसी भी स्टेट, किसी भी रीजन की यूनिफिकेशन की बात करेंगे तो यूनिफिकेशन जब भी होगा तो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर होगा, यानी जब वहां पे बहुत सारी वैरायटीज पाई जाएंगी, उस वैरायटीज को यूनिफाइड करना है। तो आपने जर्मनी के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन देखा कि कई फेडरेशन में बटे हुए थे, 39 फेडरेशन जो है उनका सेपरेट एरिया था। उसी तरह से आप देखेंगे इटली भी जो है 7 स्टेट्स में बटा हुआ था और उन 7 स्टेट्स के अंदर जो है डिफरेंट जो है
राजा राज करते थे और उसमें मात्र एक जो स्टेट था सर्डिनिया पिडमॉन्ट, सर्डिनिया पिडमॉन्ट में ही जो है इटालियन प्रिंसली स्टेट का शासन था। यानी इटली के लोग, इटालियन कल्चर के लोग वहां पे शासन करते थे। तो इतने वेरिएशन थे। वेरिएशन को आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन दे। दूसरा चीज जो है हो सकता है कि आपको जो है सही करने के लिए दे। तो आपको ये याद रखना होगा कि द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। जो ये नॉर्थ का जो एरिया था वहां पे जो शासन था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का था। सेंटर के ऊपर जो है पोप का शासन था, यानी द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप एंड द साउदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। यानी आप देख रहे हैं कि अलग अलग सीमा के अंदर चारों तरफ डिफरेंट मोनार्क अपने पावर को सेट किए हुए थे और सिर्फ सर्डिनिया पिडमोंट जो हिस्सा था वहां पे इटालियन प्रिंसली स्टेट्स। तो वहां के लोगों को लगा, और इससे पूर्व भी आपने दूसरे पॉइंट में आप यहां पे मेंशन करेंगे कि जो 1831 का जो समय था, जो 1848 का जो समय था, जो लिबरलिस्ट उस समय डिमांड्स कर रहे थे लिबर्टी की, फ्रीडम की, रिपब्लिक की, वो सारे डिमांड से जो है इटली के जो लिटरेट पीपल थे, जो मिडिल क्लास थे, वो इन बातों से अवगत थे और इस तरह से वह उनका यह जो है प्रयास होने लग गया कि हमें इटली को यूनिफाइड किया जाए। तो इटली के यूनिफिकेशन में हम जो है 3 इंपॉर्टेंट फिगर्स की चर्चा होती है और वह तीनों इंपॉर्टेंट फिगर्स आपको पूछा जाता है, जिसमें आप देखेंगे तो पहला है जिस्पी मैज़नी। तो आपने देखा 1830s के डिकेड्स में जो है उसने रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर दी। ड्यूक मैटरनिक उससे चिढ़ता था, वह उतना बड़ा रिवॉल्यूशनरीज था। आपने देखा इटली के यूनिफिकेशन में उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था, यंग यूरोप इन बर्ने और यंग इटली इन मर्साइल, उसके आइडियाज, उनके जो है विचार वो काफी काम दिए। उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको जो मानने वाले थे, उन्होंने जो है इटली के यूनिफिकेशन में काफी योगदान देते हैं। तो हम देखते हैं कि विक्टर इमैनुअल सेकेंड के नेतृत्व में जो है, जो सर्डिनिया पिडमॉन्ट के रूलर थे, उनके नेतृत्व में जो है युद्ध के द्वारा इटली को यूनिफाइड किया जाए। लोगों में ऐसा लगा, जो वहां के इलाइट पीपल थे, उन लोगों को लगा कि जब यह एक नेशन स्टेट बनेगा तो इटली डेवलप्ड हो जाएगा, इटली के रिसोर्सेस का भरपूर उपयोग किया जाएगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इन बातों को देखते हुए सर्डिनिया पिडमोंट के चीफ मिनिस्टर काउंट कैमिलो डी कैभोर वह मार्च करते हैं और वह काफी डिप्लोमेटिक लीडर थे। उन्होंने फ्रांस के साथ, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे जिनको वो इटालियन कल्चर के थे लेकिन इटली नहीं जानते थे, फ्रेंच जानते थे, तो फ्रेंच लोग वैसे लोगों को एकजुट कर जो है फ्रांस के साथ उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया और इसके तहत जो है 1859 में उन्होंने जो है ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। तो ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने के साथ ही इटली मजबूत हो गया, इटली के अंदर ऊर्जा आ गई और तब जो है आप देखते हैं कि जिस्पी गैरिबाल्डी कमान संभालता है, वह अपने फॉलोअर्स को लेकर के, अपने वॉलंटियर्स को लेकर के, वहां के लोगों को जोड़ करके, यूनाइट करके वह जो है टू सिसिलीज की तरफ बढ़ जाता है और फिर उसको जीतता है। और फिर आगे बढ़ते हुए जो है जब वहाँ के कॉमन पीपल, वहाँ के लोकल पीपल, पीजेंट्स जो है उनका साथ देते हैं तो वह स्पेनिश रूलर को भी भगाने में कामयाब हो जाता है और इस तरह से इटली जो है यूरोप के अंदर एक नेशन स्टेट का फॉर्म कर लेता है।
फिर जो है जब नेशन स्टेट का फॉर्म करता है तो फिर उसके अंदर जो है उनकी जो अपनी करेंसी है, उनका जो कॉमन लैंग्वेज है, उनका जो कॉमन कल्चर है, वो सारी चीजें जो है, जो भी लिबर्टीज थे वो सेटअप कर दिए जाते इटली के अंदर। विक्टर एमैनुअल सेकेंड को वहां का हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है और इस तरह से जो है इटली एक नेशन स्टेट का फॉर्म करता है। तो आगे हम जो है ब्रिटेन की यूनिफिकेशन को पढ़ेंगे और ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के साथ आगे जो है हम फिर नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म की बात करेंगे, विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन की बात करेंगे और इस तरह से हमारा चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। और फिर मैं आपको एक वन शॉट वीडियो जो है आपके सामने लाऊंगा और आपको पसंद आएगी। तो मैं बता दूं, एक जानकारी दे दूं कि इस चैप्टर का जो भी टॉपिक हमने पढ़ा दिया है वो सारे प्लेलिस्ट में है। आप टॉपिक वाइज जो है वहाँ से देख सकते हैं, उससे फ़ायदा ले सकते हैं, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।